माँ शारदे को प्रणाम। साथ ही संस्कृत विभाग को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया है। अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि बहुत एक बड़ी क्रांति का यहाँ से आज बीजारोपण होने वाला है। अगर आप सब लोगों का, देखिए आज संख्या में कम लोग हैं क्योंकि बारिश है बाहर, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया भी नहीं है क्योंकि बड़ी से बड़ी लाखों करोड़ों की गिनती भी एक से शुरू होती है। तो जब कम संख्या में होती है तो हम उसको गलत नहीं आते, बल्कि हम ये सोचें कि हमारी शुरुआत बहुत लंबी हो सकती है। बात यह है कि आपको मैं एक छोटा सा दृश्य दिखाऊंगी, उससे आपको पता चलेगा कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, है ना। हमारे संस्कार और संस्कृति के माध्यम से हमारा देश और हमारे जीवन की शैली कैसी थी, उसका एक छोटा सा परिचय आपको मैडम ने, मैं कर लूँगी प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं हो। मैडम ने आपको थोड़ा सा परिचय दिया कि हमारे देश में जो संस्कारों की परंपरा थी वो क्या थी। जिस दिन माँ के गर्भ में बच्चे का बीजारोपण हो रहा है तभी से संस्कार शुरू हो जाते थे। और आज एक विद्यार्थी के नाते मैं तेजेंद्र से पूछती हूँ, आपके इस विद्यालय में आने के बाद कुछ संस्कार आपको मिले या क्या प्रक्रिया रही, उसके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? हाँ, विशेष तो नहीं, लेकिन एनएसएस से जुड़ा था। हाँ, उसमें कुछ कुछ बुक्स में सेवा के कार्य करने से बस इतना ही, विशेष कुछ भी नहीं मिला, है ना। यानी कि जो शिक्षा का केंद्र है वो संस्कारों से बहुत दूर चला गया है ना। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो संस्कारों की परंपरा थी, हमारे जो जीवन के निर्माण की परंपरा थी, उसका पूरा का पूरा जो है संचालन इन कॉलेज और शिक्षा केंद्रों के माध्यम से होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप और हम सब जानते हैं, कॉलेज आज राजनीति के केंद्र बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा उच्छृंखलता, असंतोष के केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा के साथ में हमने संस्कार को नहीं जोड़ा। चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत, अब भी अगर हम संभलते हैं तो भी हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में संस्कार को कैसे जोड़ सकते हैं, आज हम इसी पर विचार करना चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा। आज हमने ये बात शुरू की है, मैंने शुरू की है, तो भी हम चाहते हैं कि ये जो है, अब आप चिंतन शुरू करिए। आप लोग अलग अलग विभाग से होंगे, और ये जो श्रमजीवी कॉलेजेस को हमने क्यों चुना, इसके दो कारण हैं बड़े। सबसे पहला कारण तो ये शहर के बीचों बीच है, तो लोगों को आने जाने में और अपने केंद्र की प्रवृत्तियों के लिए भी, और हमारा पुराना रिश्ता है, मतलब इतना पुराना रिश्ता है मेरा इस कॉलेज के साथ कि यहाँ आने के बाद आज से लगभग 30 साल पहले मेरा एक पर्स खोया हुआ था जिसमें को बहुत सारी सोने की चीज़ें, चेन भी थी, तो मेरे को ये याद रहेगा। तो हम कई लंबे समय से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये जो केंद्र है, और उसी के साथ साथ हमारा जितना भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनमें क्या होता है, बच्चों को कैसे आधुनिक बनाया जाए, कैसे विदेश में पहुंचाया जाए, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये कॉलेज ऐसा है जिसमें हमारी संस्कृति और विरासत के विषयों को महत्व दिया गया है। जब आप कॉलेज से प्रवेश करते हैं तो आपको ज्योतिष विभाग नज़र आता है, जब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको संस्कृत विभाग नज़र आता है, जब थोड़ा और अंदर चले जाते हैं तो आपको योग विभाग नज़र आता है। तो एक बहुत अच्छी यहाँ पे बीजारोपण हो चुका है। और एक और चीज़ में मैं आपको बताऊं कि मैं राजसमंद की रहने वाली हूँ, और राजसमंद झील जो है वो दुनिया की, पूरे विश्व में एशिया की दूसरे नंबर की बड़ी झील है। पहली राजसमंद झील है, दूसरी पहली जयसमंद झील है, दूसरी राजसमंद झील है। राजसमंद झील के ऊपर एक बहुत सुंदर संस्कृत काव्य लिखा गया, आप लोग जानते होंगे, राज प्रशस्ति नाम का एक काव्य है। और उस राज प्रशस्ति को छपाने का काम इस संस्थान के द्वारा, राजस्थान विद्यापीठ द्वारा किया गया। तो हम लोगों का जो ये ओरिएंटेशन है इस कॉलेज का, इस यूनिवर्सिटी का,
वो प्रारंभ से संस्कृति की तरफ है, इसलिए हम इसको अपना केंद्र बनाना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे वाइस चांसलर साहब ने, कुलपति महोदय ने, हमारे प्राचार्य जी मलय पानेरी जी ने और साथ साथ संस्कृत विभाग को ये जिम्मेदारी दी है। तो हम ये सोचते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर हमारे इस महाविद्यालय के लिए है। और मैं आप जो हमारी कुसुमलता जी हैं, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने इस चीज़ को स्वीकार किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह जो यात्रा अभी प्रारंभ हुई है वर्ष भर से, वो बहुत आगे चली जाए। वर्ष भर से हम यहाँ क्या काम कर रहे हैं उसका मैं हल्का सा एक आपको छोटी सी झलक दिखा देती हूँ। आज से लगभग 2 वर्ष पहले हम लोगों ने एक सेमिनार की थी जिसका नाम था भारत में गुरुकुलों की पुनर्स्थापना। भारत में गुरुकुलों की पुनर्स्थापना के ऊपर हमने एक सम्मेलन किया था और उसके बाद हम लोगों ने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है विश्व गुरु विद्यापीठ परिषद। यानी कि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको कोई लंबी दौड़ करनी है तो हम लोगों को क्या अपने पैर मजबूत होने चाहिए। क्या आप दूसरों की बैसाखी को लेके बहुत लंबी रेस पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग पूरे भारत को बैसाखियों पे खड़ा करना चाहते हैं। मुख्य रूप से सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी दे दीजिए, उसमें आपको सारे यूरोप के कोर्स मिलेंगे, सारे यूरोप के विषय मिलेंगे। लेकिन अगर आपको वेद पढ़ना पढ़ाना है तो सरकार कहती है अपने लेवल पे पढ़ाओ भाई, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आपको अगर विदेश में होने वाली संगोष्ठी में भाग लेना है तो सरकार आपको भेज सकती है, लेकिन आपको भारत में होने वाले त्यौहार को मनाना है तो आपको छुट्टी दे दी जाएगी कि घर पे मना लो भाई, है ना। है उदाहरण। हमने हमारी संस्कृति को जिस दिन छोड़ा उस दिन हमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। गुरुकुल में विद्यार्थी कैसे पढ़ता था? ज़मीन पे बैठ के पद्मासन लगा के, है ना, और आसन बिछा के, केवल एक कपड़ा बिछा के बैठता था। लेकिन हमने उसको विदेशी संस्कृति की नकल में टेबल कुर्सी पे बैठाने के लिए, आप सोचिए स्कूल और कॉलेजों में कितना फर्नीचर बिगाड़ा है और हमारी संस्कृति को, जंगलों को, हमारे वृक्षों को और हमारी प्रकृति को नष्ट किया है हमने। सोचिए, आप अंदाज लगाइए भारत में कितने स्कूल कॉलेज होंगे। छोटे से छोटे बच्चे को हम चाहते हैं कि उसके लिए मॉडर्न स्कूल कुर्सी में जिसमें है उसी में हम अपने बच्चे को भर्ती कराएंगे। परिणाम क्या हो रहा है कि हम पद्मासन लगाना भूल गए, हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना भूल गए, हम श्वास की प्रक्रिया भूल गए, हमारी संस्कृति को हमने अपने हाथों से उजाड़ दिया। संस्कारों की बात तो बहुत दूर आती है, हमने अपनी धरती को अपने से दूर कर दिया है। धरती पे टच होके बैठने में हमको शर्म आने लगी आजकल। तो आप देखिए, जैसे ही हम अपनी संस्कृति को छोड़ते हैं तो हम कितना बड़ा विनाश करते हैं। और हम सब लोग, और ख़ास करके हम जो शिक्षक हैं, हम इसके सबसे बड़े दोषी हैं। हम पहले ही दिन जब 3 साल का बच्चा होता है, 4 साल का स्कूल आता है, उसको डंडा मार मार के कहते कि नहीं, तू धोती छोड़ दे और तू पैंट पहनना सीख, तू लंबी घाघरी जिसमें अपनी पूरी इज्जत बचती है उसको छोड़ दे और तू स्कर्ट पहनना सीख। स्कूल का मास्टर बच्चों को बाध्य करता है, सरकार बाध्य करती है कि आप विदेशी ड्रेस पहनो। परिणाम आज क्या आया है? 70 सालों बाद आप बाज़ार में घूमने चले जाइए, आपको नए से नए फैशन के कपड़ों से भरे हुए मॉल मिल जाएंगे, लेकिन साड़ी और संस्कार की धोती, कुर्ता, उपरना, ये आपको ढूंढ ढूंढ के जाके लाना पड़ेगा। हमने अपने हाथों से अपनी संस्कृति को नष्ट किया है। अगर आप में से किसी को भी मैं आज कह दूं कि कल आप ज़रा धोती पहन के आना, कल आप ज़रा साड़ी के साथ में अपना घूंघट डाल लेना, सबसे पहले आप क्या करोगे? मेरी आलोचना करोगे। ओ हो, ये मैडम को देखिए साहब, है ना। मैं आपकी दुश्मन सबसे पहले बनूंगी क्योंकि मैं संस्कृति की ओर आपको ले जा रही हूँ। अगर ये जो मैडम ने बताया इतने संस्कार आपने अपने बच्चों के किए कि नहीं, मैं एक सवाल पूछ लूँ,
तो शायद आप लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इतना सुसंस्कृत हो कि हमारा हर कहना माने। आप चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी इतना सुसंस्कृत हो कि हमारी कभी भी अनुशासन की अवहेलना नहीं करे। लेकिन ये बता रहा है विद्यार्थी, प्रत्यक्ष बता रहा है कि यहाँ शिक्षा संस्थान में तो संस्कार देने की कोई परंपरा ही नहीं है। लेकिन हम उसको उम्मीद करते हैं, किसके भरोसे उम्मीद करते हैं? शायद इसके माँ बाप ने या शायद इसके स्कूल के टीचर ने इसको सारा ज्ञान दे दिया होगा। मतलब हम स्वयं देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हम अपेक्षा में बहुत आगे। हम अपेक्षा तो ये करते हैं कि हमारी बिल्कुल संस्कृति के अनुसार हमारा देश चले, लेकिन हम प्रशिक्षण किसका देते हैं? आपके कोर्स देख लीजिए, समाज शास्त्र का कोर्स होगा, उसमें कार्ल मार्क्स को पढ़ाया जाएगा। अब आप बताइए कि आपका बच्चा यूरोप जाने के लिए तैयार रहेगा या आपका बच्चा गांधी बनने के लिए तैयार रहेगा? हमने उसको पढ़ाया ही ये सब है, और कोर्स में हम उन चीज़ों को आज भी लकीर पीटे जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछ रही हूँ, आपका संस्कृत विभाग यही है या उधर न्यू कैंपस में भी है? हाँ, तो आपका मुख्य विभाग ही है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, सिलेबस बनाना हमारे हाथ में है। यूनिवर्सिटी को ये वरदान मिला हुआ कि वो सिलेबस और पाठ्यक्रम खुद बनाता है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, थोड़ी गाइडलाइन देती है। तो मैं, आप जिस भी विभाग से आए हैं, आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे कोई वकील हैं, चाहे कोई भी किसी भी विषय के हैं, जरा अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके हम अपनी संस्कृति से ओतप्रोत पाठ्यक्रम बना दें। ये एक बहुत बड़ा देश का उपकार हो जाएगा। अगर हमारे पाठ्यक्रम में बदलाव कर दें हम कि भाई समाजशास्त्र में कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा के, अब हो गया भाई सी क्रांति, औद्योगिक क्रांति आई जब हमने पढ़ लिया उसको, लेकिन अब तो हम बदलें। जो लोग जूलॉजी के हैं वो विदेशी जानवरों के बारे में नहीं, अपनी गाय के बारे में अध्ययन करें। हमारे देश में होने वाली गौ माता, कैसे उसका संरक्षण किया जाए, कैसे हमारे जानवरों का, जो घोड़े हैं, हमारे देशी जानवर हैं, उनका पालन पोषण कैसे किया जाए, इस पे बातचीत कर लें। हेलो, एक मिनट मैडम, ये बता रही हैं आपको, वो निर्मला शाह मैडम आ रही है। तो हम अपना पाठ्यक्रम बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये अधिकार है यूनिवर्सिटी के पास कि वो पाठ्यक्रम स्वयं बनाते हैं। हाँ, नहीं तो मैं यहाँ पे इतिहास विभाग, जो भी आप मेरी बात पहुँचा सकते हैं कि इस जो विश्वविद्यालय, उसके इतिहास विभाग को अपन इतनी सी प्रेरणा दे दें कि आप इस पाठ्यक्रम में अब परिवर्तन कर दीजिए। ये तो हमारे हाथ में है, हमको इतना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शुरुआत मैडम अगर हम अपने यहाँ से करें तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि एक उदयपुर ऐसा शहर है जिसमें लगभग 6 या 7 यूनिवर्सिटियाँ बनी। कितनी यूनिवर्सिटी होंगी राकेश जी, है ना? तो हम 6-7 यूनिवर्सिटियों का काम तो यहीं पे कर सकते हैं। तो एक तो हम चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को जोड़ा जाए। बहुत बढ़िया। तो उसमें ना मैंने क्या करा था, अभी हमें सिलेबस बनाने को दिया गया, तो हमने क्या करा कि हम भाषा से, वो भी अंग्रेजी साहित्य से, बिल्कुल, और कुछ इस तरह की उस पे हैं कि अब हमारे ऐसे तो 10 साल होने वाले यूनिवर्सिटी के, लेकिन हमने इतने साल शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा को आदान प्रदान भी किया। तो मेरे अनुभव के अनुसार मैंने ऐसा किया कि जब सिलेबस बनाने के लिए मैं हेड अध्यक्ष थी डिपार्टमेंट की, तो मैंने एक ऐसा किया कि संस्कृत, हिंदी विभाग और अंग्रेजी विभाग तीनों को साथ बिठा दिया। बहुत बढ़िया। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार था कि आप कुछ ऐसा करें कि एक तो वैल्यू एडेड कुछ काम करें जी, और एक है ना स्किल एम्प्लॉयबिलिटी है। तो हमने कुछ ऐसा करा कि सांस्कृतिक कौशल विकास। अब सांस्कृतिक कौशल विकास का मतलब ये हो गया कि अगर हम साहित्य विभागों में, हाँ, तो हम एक कॉमन सांस्कृतिक कौशल विकास में कुछ ऐसे ले लें, मतलब कुछ तो थ्योरी ले लें और कुछ प्रैक्टिकल वर्क ले लें, जिससे ग्रुप तीनों विभागों का एक जगह
वो हो जाए। और इसी तरह से जैसे आप कह रहे हैं जूलॉजी में, तो अगर अपन है ना सारे डिपार्टमेंट्स को अगर ऐसे कह दें या सारे डिसिप्लिन्स को कह दें कि तुमको एक सांस्कृतिक कौशल विकास पत्र या पेपर बनाना ही बनाना है और उसको लागू करना ही करना है, आपको इतनी फ्रीडम स्वतंत्रता दी जा सकती है कि अगर आप कॉमर्स के हो या जूलॉजी के हो तो सांस्कृतिक कौशल विकास में आप अपने फील्ड का क्या कौशल विकास कर सकते हो बिल्कुल वो डाल दो।